So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 12th computer science code 083. आज की वीडियो में हम तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो ये हमारी पीडीएफ तुम वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विद सीबीएसई 2025 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर. ये टोटल तुम्हारा 70 मार्क्स का आया था एंड तुम्हें 3 आवर्स मिले थे ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. तो लेट्स रीड सम जनरल इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. टोटल तुम्हारे 37 क्वेश्चंस थे एंड वो 37 क्वेश्चंस 5 सेक्शंस में डिवाइड थे. सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे 21 क्वेश्चंस थे जो कि 1 मार्कर थे. सेक्शन बी के अंदर तुम्हारे 7 क्वेश्चंस है जो कि फर्दर 2 मार्क्स के. सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं जो कि 3 मार्कर है. सेक्शन डी के अंदर 4 क्वेश्चंस जो कि 4 मार्कर है. एंड लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन ई, इसके अंदर तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि 5 मार्क्स ईच है. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर 70 मार्क्स. सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू आवर सेक्शन ए. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइज हैव इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, अ पाइथन लिस्ट must always contain all its elements of same data type. स्टेटमेंट में हमें बोला है कि पाइथन की लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, बट आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि पाइथन की लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं. ये नहीं कि हमें एलिमेंट्स सारे सेम डेटा टाइप के स्टोर करवाने पड़ते हैं. इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है. पाइथन लिस्ट अलाउ स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा such as integers, strings, floats, etc. तो पाइथन की लिस्ट के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इधर लिस्ट बनाई है. लिस्ट जब भी हम बनाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. तो लिस्ट के अंदर तुम कुछ भी स्टोर करवा सकते हो. तुम नंबर भी स्टोर करा सकते हो, तुम फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर करा सकते हो, तुम कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग, और यहाँ तक कि एक दूसरी लिस्ट एक लिस्ट के अंदर तुम स्टोर करवा सकते हो. तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था कि हम बस सेम डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट पाइथन की लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं. सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तुम्हें एक लाइन गिवन है और तुमसे पूछा है इसका आउटपुट क्या आएगा. तो जब भी ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखना है. जैसे मैथ्स में हम बोर्ड मास रूल यूज करते हैं कोई भी मैथमेटिकल चीज सॉल्व करने के लिए, सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर पाइथन में हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले तुम ब्रैकेट सॉल्व करते हो, उसके बाद पावर ऑपरेटर सॉल्व करते हो, फिर तुम्हें डिवीजन, डबल डिवीजन या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर सॉल्व करना है, और उसके बाद प्लस या माइनस सॉल्व करना है. तो तुम्हें जो भी स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले तो लिख लो, उसके बाद चेक करो क्या तुम्हें ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं है. उसके बाद देखो पावर ऑपरेटर है, हाँ देखो पावर ऑपरेटर ये रहा. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो 3 पावर ऑपरेटर 2, इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 2. तो 3 की पावर 2 कितनी होती है, 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो इसको रिप्लेस करके तुम क्या लिख दोगे, 9. हमने 9 लिख दिया. अब देखो क्या एक और पावर ऑपरेटर है, नहीं. उसके बाद देखो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं, एक मॉड्यूलस वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला. देखो मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन एक ही सेक्शन में है, तो इनमें से तुम कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा. तो सबसे पहले हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर सॉल्व करा. अब मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है, तुम्हें रिमाइंडर निकाल कर देता है. 14 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, जब हम 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 इज 9, और इधर रिमाइंडर क्या आएगा 5. तो इधर जैसे तुम इसे सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारे पास 5. 5 इधर लिख दिया तुमने, फिर हमारे पास क्या बचा था, मल्टीप्लाई बाय 4. तो 5 को हम जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा 20. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज 20. जब भी तुम्हारे पास ऑपरेटर वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो ये वाली सीक्वेंस याद रखना. तो दिस वाज योर क्वेश्चन 2. लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट. तुम्हारे पास कोड गिवन है, तुम्हें आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा. तुम्हें एक वेरिएबल गिवन है जिसका नाम है गेम, और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवा के रख दिया, ओलंपिक 2024.
उसके बाद हमने उसे बोला प्रिंट करा दो क्या, इस वेरिएबल का इंडेक्स, गेम डॉट इंडेक्स, ये जो भी गेम है इसके अंदर इंडेक्स प्रिंट कराओ किसका, कैपिटल सी का। अब इस स्ट्रिंग में तुम्हें कहीं कैपिटल सी दिख रहा है? हमारे पास स्मॉल सी प्रेजेंट है बट कैपिटल सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इससे हमारे पास इंडेक्स आएगा ही नहीं, हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी तुम्हारी इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती नहीं। अगर यहाँ स्मॉल सी लिखा होता तब तो हम इंडेक्स निकाल सकते थे। इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, जीरो से, तो ये जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, पी फोर है, फाइव है और ये सिक्स है, तो इधर आ जाता सिक्स अगर इधर स्मॉल सी लिखा होता। इंडेक्स फंक्शन क्या करके देता है, तुम्हारे इसमें से इंडेक्स रिटर्न करके देता है। क्योंकि कैपिटल सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इधर आ जाएगा वैल्यू एरर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर। जब भी हम वेरिएबल, फंक्शन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर कभी भी तुम्हारे कीवर्ड्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स पाइथन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड है, जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, ही, शी, इन सब वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है। सिमिलरली पाइथन में भी कीवर्ड्स का मीनिंग फिक्स होता है। कभी भी हम कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। पाइथन में ब्रेक कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो हम ब्रेक को एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इज द नेम used to identify a variable, function, or any other object. And identifier cannot be Python keywords. Python के जितने भी keywords होते हैं उनको हम as a name use नहीं कर सकते, क्योंकि उनका already specific meaning होता है। और क्योंकि keywords lower case के होते हैं तो ये वाला कभी भी keyword हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये capital letter से start हो रहा है। इसलिए हम break को as a identifier use कर सकते हैं। तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 4? लेट्स सी आर क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनवैलिड। इनवैलिड हमें गलत पाइथन स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी गलत है। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम प्रिंट स्टेटमेंट में या तो एंड यूज करते हो या तो सेप यूज करते हो, हमेशा एकदम राइट में यूज करना। जैसे इधर एंड हमने सबसे राइट पैरामीटर सबसे लास्ट में लिखा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बट इधर देखो, सेपरेटर हमने बीच में यूज कर लिया, तो ये वाली स्टेटमेंट तुम्हारी गलत हो गई। और तुमसे यही पूछा है इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट कौन सी है, तो ऑप्शन इज बी। क्यों? क्योंकि एंड और सेपरेटर हम हमेशा एंड में यूज करते हैं, हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, मिडल में कभी भी यूज नहीं करते। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। टू प्रिंट सर्टेन वैल्यूज विथ अ सेपरेटर, ऑल द वैल्यूज शुड बी स्पेसिफाइड फर्स्ट। जितनी भी तुम्हारी बची हुई वैल्यूज है पहले उन्हें स्पेसिफाई करो, लास्ट में सेप या फिर एंड कीवर्ड यूज करो। तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 5? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट। ये भी आउटपुट वाला क्वेश्चन है। तुम्हें पाइथन का एक कोड गिवन है और तुम्हें बताना है इसका क्या आउटपुट आएगा। तो तुम्हें एक लिस्ट गिवन है। अब हमें कैसे पता ये लिस्ट है? क्योंकि इधर देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है, एक गिवन है टिक, एक गिवन है टैग। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है सेम लिस्ट को, और क्या यूज करा है हमने, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में क्या क्या पैरामीटर्स जाते थे मैंने लिस्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। स्टार्टिंग पैरामीटर तुम्हें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, लास्ट वाला इंडेक्स प्लस वन, मतलब जहां तक जाना है उससे एक ज्यादा वैल्यू देते हैं। और थर्ड पैरामीटर में अगर -1 लिखा हो तो जो भी तुम्हारी लिस्ट है या कोई सा भी डेटा टाइप है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है। क्योंकि थर्ड पैरामीटर में हमने -1 लिख दिया तो ये पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, मतलब ये वाला टैग चला जाएगा इधर और ये वाला टिक चला जाएगा इधर। तो ऑप्शंस में देखो टैग टिक कहाँ दिख रहा है तुम्हें, टैग टिक ये रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने इधर एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। जब भी हम स्लाइसिंग में लास्ट में -1 देते हैं एज अ पैरामीटर तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो इधर टैग पहले चला गया और टिक बाद में चला गया। तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, which of the following operator evaluates to true if the variable on the either side of the operator points towards the same memory location। अब देखो हमारे पास मान लो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल बी, और हमारे पास एक मेमोरी पे कोई जगह है।
अगर दोनों वेरिएबल एक ही जगह को पॉइंट करते हैं तो पूछा है ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि ट्रू रिटर्न करके देगा अगर दोनों वेरिएबल सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसा ऑपरेटर होता है इज ऑपरेटर। जब भी हम इज ऑपरेटर यूज करते हैं वो ट्रू देगा अगर दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे, और जब अलग अलग मेमोरी लोकेशन को दो वेरिएबल पॉइंट करे तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो तुमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू if the variable on either side of the operator points towards the same memory location। तो सेम मेमोरी लोकेशन पे जब भी ट्रू आए तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इज ऑपरेटर। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। द इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। अगर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इज। और इज ट्रू रिटर्न करता है जब भी वो सेम मेमोरी को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तुम्हारे पास एक पाइथन का कोड है, तुम्हें करेक्ट आउटपुट बताना है। तो हमारे पास एक डिक्शनरी गिवन है। अब मुझे कैसे पता ये डिक्शनरी है, क्योंकि इधर कर्ली ब्रेसेस यूज हुए हैं। तो डिक्शनरी में हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। और डिक्शनरी का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं एज की वैल्यू पेयर। देखो ये रही की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। तो हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज। अब हमने एक लूप यूज करा है फॉर आई इन डी। ये वाला आई हर एक एलिमेंट पर जाकर आइट्रेशन करेगा, क्योंकि हमने फॉर लूप यूज करा है। फिर क्या करेगा, जाके प्रिंट करवा देगा उसी आई को और लास्ट में एंड करा देगा हैश से। मतलब फॉर सबसे पहले इसके पास जाएगा। तो जब भी आइट्रेशन होती है डिक्शनरी में हमारे पास की आती है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, S01, क्योंकि हमने प्रिंट कराया आई को तो S01 आ गया। एंड कराया किससे, हैश से, तो इधर आ जाएगा हैश। फिर जाएगा वो दूसरे वाले एलिमेंट पे, प्रिंट करा देगा क्या, S02। और फिर एंड किससे कराया हमने, हैश से, फिर करा देगा हैश। तो करेक्ट आउटपुट क्या आएगा, S01 हैश S02 हैश। तो आउटपुट में देखो ये रहा S01 हैश S02 हैश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मैंने इधर एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। जब भी तुम डिक्शनरी पे आइट्रेट करते हो तो उससे हमारे पास कीज आती है। कीज कौन सी होती है, पहली वाली। तो S01 आ गई और S02 आ गई। और क्योंकि हमने एंड कराया हैश से, इसलिए S01 एंड हुआ हैश से, फिर S02 प्रिंट करा दिया, फिर हैश से एंड करा। तो दिस वॉज योर करेक्ट आउटपुट। Question number 9th, while creating a table, which constraint does not allow insertion of duplicate values in the table? मैंने SQL में बहुत अच्छे से तुम्हें बताया था, अगर किसी भी कॉलम के अंदर तुम्हें डुप्लीकेट वैल्यूज अवॉइड करनी है। मान लो एक एग्जांपल, जैसे तुम्हें मोबाइल नंबर एंटर कराना है, तुम चाहोगे तो नहीं कोई बंदा डुप्लीकेट नंबर बार बार ऐड करते। ऐसा ही तुम चाहोगे ना कि हर एक बंदे का नंबर यूनिक हो। तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिससे हम ये श्योर कराते हैं कि जो भी वैल्यू तुम इंसर्ट कर रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं हो? तो वो कीवर्ड होता है यूनिक। द यूनिक कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज। जब भी तुम यूनिक कीवर्ड यूज करोगे उससे तुम डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाओगे। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। टेबल बनाते हुए तुम्हें लिखना है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का जो भी नेम है, फिर ब्रैकेट जैसे हम ओपन करते थे, फिर तुम्हें जो भी कॉलम का नेम देना है, जैसे मैंने ईमेल लिख दिया, उसका डेटा टाइप लिख दिया, और फिर तुम कीवर्ड यूज करोगे यूनिक। इससे होगा क्या, जब भी बच्चे ईमेल एंट्री कराएंगे वो हमेशा यूनिक होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक बच्चे का यूनिक ईमेल आए। तो तुम्हें समझ आ गया कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना अलाउ नहीं करता, दैट इज यूनिक कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आउटपुट वाला क्वेश्चन। डेफ चेंज n इक्वल्स टू n+10, प्रिंट n एंड विथ $, n इक्वल्स टू 15 चेंज n प्रिंट n। जब भी तुम्हारे पास आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए तो एक एक कर लाइन तुम्हें सारी कोड की रीड करनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेफ। डेफ कीवर्ड किस लिए यूज होता था, फंक्शन बनाने के लिए। और फंक्शन किसी भी कोड में तभी चलता है जब हम उसे कॉल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोड तभी चलेगा जब हम इस फंक्शन को बुलाएंगे। तो इसको अभी रीड करने की जरूरत नहीं है, जब भी हम इस फंक्शन को बुलाएंगे तब इधर आकर रीड करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, n इक्वल्स टू 15। इधर हमने एक वेरिएबल ले लिया n, जिसकी वैल्यू क्या है 15। अब देखो हमने फंक्शन को कॉल कर लिया चेंज n, इधर से इधर अब हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। n की वैल्यू क्या थी 15, इधर से हमने भेज दिया 15 इसके पास, भाई 15 तू चले जा। तो इधर आ गया होगा 15,
अब हमने बोला है n इक्वल्स टू n प्लस 10, मतलब 15 में तू 10 ऐड कर दे, तो इधर n की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 25। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया किसको, n को, और एंड करा दिया डॉलर डॉलर से। तो n की अभी वैल्यू क्या थी 25, और साथ में क्या आ गया डॉलर डॉलर। अब देखो हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी थी, ये वाली जब हमने एग्जीक्यूट करी थी ये इधर चला गया था, उसके बाद हमने ये वाली लाइन चलाई, फिर ये वाली लाइन चलाई। अब ये वाली स्टेटमेंट क्योंकि खत्म हो गई है, ये अब जाएगा नेक्स्ट वाली लाइन पे, दैट इज प्रिंट एन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया था 25, फिर डॉलर डॉलर। अब ये प्रिंट करा देगा एन को। अब बताओ एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एन की वैल्यू होगी प्रिंट 15। क्यों, क्योंकि जब हम इधर चेंज कर रहे थे तो हम फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे थे, ये नहीं हमने ग्लोबल वैल्यू चेंज कर दी, बस हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करी थी। इधर तो अभी भी n की वैल्यू क्या है 15, तो इधर क्या प्रिंट हो जाएगा 15। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा 25 डॉलर डॉलर फिर 15। क्यों, क्योंकि इधर n की वैल्यू थी 25, हमने एंड करा दिया था डॉलर डॉलर से, फिर हमने प्रिंट करा दिया किसको 15 को। तो इधर देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 25 डॉलर डॉलर 15। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो पाइथन का वन शॉट देखो, जाके अपने बेसिक्स क्लियर करो, तब जाकर तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे गिवन है। अगेन तुम्हारे पास एक कोड गिवन है, तुमसे पूछा है क्या आउटपुट आएगा। तो एक एक कर सारी लाइंस पढ़ो। ट्राई ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता था, जब भी कोई ऐसा कोड है हमें लगता है इसमें एरर आ सकता है, उसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक तभी चलता है जब ट्राई में एरर आ जाए, वरना एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलता। फाइनली ब्लॉक तुम्हारे कोड में एरर आए ना आए वो हमेशा चल कर रहेगा। तो आओ सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या दे दी 5, 5 एज अ कैरेक्टर हमने स्टोर करा दिया। फिर हमने क्या बोला प्रिंट करा दो वर्ड को, क्योंकि कोटेशन मार्क्स हम यूज कर रहे हैं तो वर्ड एज इट इज लिखा आ जाएगा WOR और D। ठीक है, फिर इसने बोला ऐड कर दो किसको n को, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो वर्ड के बाद क्या लिखा आ जाएगा 5। उसके बाद इसने बोला एंड करा दो हैश से, तो वर्ड 5 हैश। इतना तो हमारे पास कोड रहेगा, ये हमें पता है। तो ऑप्शंस देखो, ये आना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वर्ड 5 हैश ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, वर्ड 5 हैश ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। फिर एरर हैश, ये दोनों कट हो गए, कौन सा ए और डी। अब हमारे पास चॉइसेस रह गई इन दो की। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई भी एरर नहीं आया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सीधा चला जाएगा किसके पास फाइनली, क्योंकि फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। फाइनली प्रिंट करा रहा है किसको ओवर को, तो हमारा इस लाइन से क्या आया था वर्ड 5 और फिर हैशटैग, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ और बहुत टफ होता है लिखना। सो करेक्ट आउटपुट इज वर्ड 5 हैश ओवर। तुम्हें समझ आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आ सकता है तुम वो लिखते हो। एक्सेप्ट ब्लॉक तभी चलता है जब ट्राई में एरर आ चुका है, और फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलता ही है, वेदर इसके अंदर एरर हो या ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्ड 5 हैशटैग ओवर। Let's see our question number 12th. Which of the following built-in function or method returns a dictionary? ऐसा कौन सा मेथड है जो पूरी की पूरी डिक्शनरी रिटर्न करके दे देता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज डिक्ट। कीज से क्या आता है, हमारी डिक्शनरी की कीज आ जाती है, वैल्यूज से वैल्यूज आ जाते हैं, आइटम्स के की वैल्यू पेयर आ जाता है। बट अगर तुम्हें पूरी की पूरी डिक्शनरी क्रिएट या फिर रिटर्न करानी है तो तुम कौन सा फंक्शन यूज करते हो, डिक्ट फंक्शन। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। The dict function creates and returns a dictionary. ठीक है, so correct option is option A. Let's see question number 13. तुमसे पूछा है which of the following is DML command in SQL. तो यार SQL के अंदर तुम्हारी बहुत सारी कमांड्स होती है, ये वाला डायग्राम एकदम रट कर चले जाना। सबसे पहले हमारे पास होती है DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन। इसके अंदर हम क्रिएट ड्रॉप ऑल्टर कीवर्ड्स यूज करते हैं। सेकंड होती है हमारे पास DML कमांड्स, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में भी पूछा है। इसके अंदर हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट कराते हैं। फिर थर्ड टाइप होता है DQL, जिसके अंदर हम सेलेक्ट यूज करते हैं। तो तुमसे पूछा है इन चारों में से कौन सी DML कमांड है। तो सबसे पहले अपडेट, क्या अपडेट DML कमांड है? ये DML कमांड का एग्जाम्पल है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज अपडेट।
बाकी क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप ये किसके एग्जाम्पल है? क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप DDL कमांड के, बट पेपर में तुमसे DML कमांड पूछा है, जो कि जिसका एक एग्जाम्पल है क्या? तुम्हारा अपडेट कीवर्ड। So let's read our question number 14th. Which aggregate function in SQL displays the number of values in the specified column ignoring the null values? तो तुम्हारे पास एक कॉलम गिवन है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज गिवन है और बीच बीच में कई बार नल लिखा है, नल मतलब एम्प्टी, फिर कुछ वैल्यूज गिवन है, फिर तुम्हारे पास यहाँ नल लिखा है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सारी की सारी वैल्यूज काउंट करके दे देगा और नल को इग्नोर करेगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज काउंट। मैंने इधर एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। द काउंट फंक्शन इज एन एग्रीगेट फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज। देखो, जो नॉन नल है नल को काउंट नहीं करता, सो द करेक्ट ऑप्शन इज काउंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15th, इन MySQL which type of value should not be enclosed within quotation marks? तो MySQL के अंदर मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट हर चीज कोटेशन मार्क्स के अंदर आती है अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिक वैल्यूज। तो डेट के अंदर भी हम कोटेशन मार्क्स लिखते हैं, वैरकैर में भी हम कोटेशन मार्क्स लिखते हैं, बट फ्लोट देखो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर हम कोटेशन मार्क्स नहीं लिखते। कैर कैर के अंदर भी हम कोटेशन मार्क्स लिखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि SQL में नंबर के ऊपर हम कभी भी कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। एक्सप्लेनेशन में भी देखो मैंने लिख दिया, फ्लोट इज प्योरली रियल न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि फ्लोट एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, उसके अंदर हम कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। बाकी डेट वैरकैर कैर हर चीज में कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, तुमसे पूछा है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। इफ टेबल ए हैज 6 rows एंड 3 columns एंड टेबल बी हैज 5 rows 2 columns। तुम्हारे पास दो टेबल गिवन है, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज गिवन है और डिफरेंट कॉलम्स गिवन है दोनों टेबल में। अब तुमसे बोला है इन दोनों का अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया तो जो आउटपुट आएगा उसके अंदर 30 रोज और 5 कॉलम्स होंगे। तो एक शॉर्टकट याद रखना, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो टेबल्स का, तो उसके अंदर जितनी भी रो होती है, जैसे टेबल ए में 6 रो है, टेबल बी में 5 रो है, जो भी नया आउटपुट टेबल आएगा वो उसके अंदर कितनी रोज होंगी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो नए वाले आउटपुट में 6 × 5 हमारे पास टोटल 30 रोज होंगी। ठीक है, और जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो टेबल आएगा उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, तो जितने भी कॉलम्स है उन्हें तुम ऐड कर दो, 3 + 2 दैट इज 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास जो भी टेबल आएगी उसके अंदर टोटल 30 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे। इसने स्टेटमेंट भी यही बोला है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल हैव 30 रोज एंड 5 कॉलम्स। हमारे आउटपुट भी 30 रोज एंड 5 कॉलम्स आया, तो इसका करेक्ट आंसर इज ट्रू। हमेशा याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में रोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू रीजनरेट एंड ट्रांसमिट द वीकेंड सिग्नल? मान लो तुम्हारे पास एक नेटवर्क डिवाइस है, इसके अंदर से तुमने सिग्नल रिलीज करा, अब धीरे धीरे डिस्टेंस और टाइम के साथ ये सिग्नल वीक होता जाएगा। अब तुमसे बोला है ऐसा कौन सा डिवाइस ऐड करे जिससे सिग्नल अपनी पुरानी स्ट्रेंथ पर वापस आ जाए। तो ऐसा काम कौन करता है? हमारा रिपीटर। रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेट्स एंड एम्पलीफाइज द सोर्स सिग्नल। तो यार सोर्स से जो भी सिग्नल आ रहा था और वीक हो गया था, जैसे ही तुम इधर रिपीटर ऐड कर दोगे वो सिग्नल को वापस एम्पलीफाई कर देगा और उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर कर देगा, जिससे वो सिग्नल ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट? तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि हम यूज करते हैं फॉर फोन कॉल्स ओवर इंटरनेट? तो यार मैंने कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। ट्रिपल P यूज होता था मेल्स वगैरह के लिए। FTP इसकी फुल फॉर्म होती थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता था। तुम्हारा HTTP इंटरनेट के लिए यूज होता था। लास्ट वी हैव इज VoIP, इसकी फुल फॉर्म ही होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल यूज होता है फोन कॉल्स के लिए ओवर इंटरनेट, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर तुम्हें इसकी फुल फॉर्म भी पता होती तुम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते। VoIP, Voice over Internet Protocol, is used for video and voice transmission over internet.
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19th, एक्सपैंड आरपानेट। आरपानेट की तुम्हें फुल फॉर्म बतानी है। तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यार ऐसी तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन की, तो तुम हमारी वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ और इसके डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन एक्सेस कर सकते हो। तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे, तुम इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर तुम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस आकर एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।